Dear students, I am hopeful that you will be fine. Welcome to revision classes. आज हम थोड़ा सा सी लैंग्वेज के बारे में उसकी इंट्रोडक्शन क्लास है हमारी. मैं आपके लास्ट में आपका ऑलमोस्ट एक यूनिट मैं रिवाइज करवा दूंगा. दिस इज़ यू कैन कॉल इट क्रैश कोर्स फॉर द रिवीजन. आप अगर इसको सिर्फ सुन लें फिर भी आपके लिए काफ़ी होगा. आपने तवज्जो देनी है इसकी तरफ ख़ास. आप बेहतर ये है कि हैंड फ्री का इस्तेमाल कर लें, और या नहीं है तो आप कहीं भी बैठे हैं तो बैठ कर इसको सुन सकें और देख लें. साथ ही मैं कोशिश करूंगा कि प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करवा दूं ताकि आपके अच्छी तरह से चीज़ें क्लियर हो जाएं. ओके जी, गेटिंग स्टार्टेड विद सी चैप्टर नंबर 8. इसमें सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन इसका बनता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम. कंप्यूटर प्रोग्राम क्या चीज़ होती है. कंप्यूटर प्रोग्राम ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी हुई जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं. इसकी इतनी डेफिनेशन है, इसकी आगे डिटेल में जाएंगे. हिस्ट्री ऑफ सी क्या है. सी लैंग्वेज किसने डिज़ाइन की. सी लैंग्वेज को डिज़ाइन करने वाले का नाम था डेनिस रिची. इन 1972 बेल लेबोरेटरीज के अंदर ये डिज़ाइन की. ये बी लैंग्वेज से डिज़ाइन की गई जो कि केन थॉमसन ने डिज़ाइन की थी, डेवलप की थी 1969 से 70 में. उसके बाद सी लैंग्वेज का प्रॉपर पर्पज़ क्या था कि किस लिए डिज़ाइन की गई. सी लैंग्वेज वाज डिज़ाइन फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन साल गुजरने के बाद इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी. कर्निगान रिची शुरू में जो सी लैंग्वेज का वर्जन था ये के एंड आर के नाम से मशहूर था, लेकिन बाद में आंसी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस करके इसको मज़ीद डेवलप्ड करके और इसको इन्होंने आंसी सी का नाम दे दिया. इस वक्त जो हमारे पास वर्जन मौजूद है वो आंसी सी से कहलाता है. उसके बाद आती है डेवलपिंग ए सी प्रोग्राम. स्टेप वाइज अप्रोच के सी लैंग्वेज बनाने का तरीका क्या है. सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने का क्या तरीका है. जनाब, सी लैंग्वेज प्रोग्राम बनाने के लिए आपको इसका प्रॉपर कंपाइलर का होना ज़रूरी है. मार्केट में बहुत सारे कंपाइलर मिल जाएंगे. सी लैंग्वेज के कई कंपाइलर हैं. जो आपकी बुक में फॉलो किया गया है उसका नाम है टर्बो सी प्लस प्लस. टर्बो सी प्लस प्लस तो लोग अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं उससे हट के भी एक कंपाइलर यूज़ करवाना चाहता हूँ जो कि जिसका नाम है बोरलैंड सी. अच्छा, बहरहाल जो भी कंपाइलर हो पर्पज़ उनका सेम ही होता है, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करना. एक किसी भी कंपाइलर का टर्बो सी प्लस प्लस की बात नहीं है, जो भी कंपाइलर जिस लैंग्वेज का भी है उसका मकसद क्या होता है. इट इज़ बेसिकली प्रोवाइडिंग आईडीई फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब कहेंगे आईडीई क्या है. उस प्रोग्राम को बनाना, उसके अंदर चेंजिंग करना, उसको सेव करना, कंपाइल करना और रन करना, ये होता है आईडीई. अब अगर मैं कहूँ कि जो मेरे पास कंपाइलर है उसका आईडीई कौन सा है, तो ये सामने जो आपको कंपाइलर नज़र आ रहा है, ये जो मैंने ओपन किया अभी, दिस इज़ एक्चुअली आईडीई फॉर सी ऑफ बोरलैंड सी. जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बोरलैंड सी है. उसमें असल में फ़ॉन्ट्स ज़रा अच्छे से नज़र आ जाते हैं, तो उसमें चीज़ें बताना ज़रा आसान हो जाती हैं. कलरफुल सा फ़ॉन्ट होता है. इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इंक्रीज़ किया हुआ है इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं. अगर आपको ये चेंज करना हो तो टूल्स में ऑप्शन एडिटर में जाकर फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में जाके यहाँ से अगर मैं फ़ॉन्ट लेट्स सपोज 25 कर देता हूँ तो इसका फ़ॉन्ट जो है स्मॉल हो जाएगा. तो इसके अलावा इसके फ़ॉन्ट को साइज़ आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं. मैंने डिक्रीज़ किया ताकि जो मेरी छोटी विंडो है इसमें ये आसानी से नज़र आ जाए. अब मैं चाहता हूँ, तो ये जो मेरे पास ये सॉफ्टवेयर है डेव सी प्लस प्लस, ये मेरे सॉफ्टवेयर का नाम है डेव सी प्लस. अच्छा, इसके अलावा बोरलैंड सी भी है. डेव सी प्लस प्लस ये जो मेरा यूज़ हो रहा है, मैंने इसको बोरलैंड कहा लेकिन ये डेव सी प्लस प्लस है. ठीक है, तो बोरलैंड सी भी है, मोबाइल में आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में बोरलैंड सी. इसके अलावा टर्बो सी प्लस प्लस भी है जो कि ज़्यादातर कॉलेजेस में फॉलो करते हैं. अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जाएंगे तो आपको ये वाला डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर मिलेगा. अच्छा, इसमें खासियत ये है कि सी और सी प्लस प्लस दोनों के प्रोग्राम लिखे सेव किए जा सकते हैं, एडिट किए जा सकते हैं, कंपाइल और रन किए जा सकते हैं और आउटपुट भी देखी जा सकती है. उसके बाद आते हैं जी सी लैंग्वेज में प्रोग्राम. अच्छा, आईडी का पर्पज़ पता चल गया. इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन और कवर हो गया हमारा. उसके बाद आते हैं जी
TC टर्बो सी, जो ही सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो इस तरह का मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस नज़र आता है। बिल्कुल इसी तरह से ये देखें आपको मेन्यू नज़र आ रहे हैं, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल, स्टाइल, विंडो एंड हेल्प। इसी तरह से जो टर्बो C++ है उसमें भी इस तरह कंपाइलर नज़र आते हैं, इस तरह आपको विंडो नज़र आएगी। लेकिन जो ही आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पे जाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ और न्यू पे जाता हूँ और सोर्स फाइल क्रिएट करता हूँ, इस तरह खाली विंडो यहाँ पे ये वाइट कलर की आ गई है। इसी तरह से जब आप इस टर्बो में जाएंगे, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर की स्क्रीन नज़र आएगी। ये ब्लू कलर की स्क्रीन वही है जिस तरह यहाँ पे ये वाइट कलर की स्क्रीन है, और अगर इसमें प्रोग्राम लिखूँ तो वो इस तरह कुछ नज़र आएगा। ठीक है, ये सी लैंग्वेज के सिंटेक्स के मुताबिक मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि अपना जितना टाइम आपका सेव हो सके मैं कर लूँ। उसके बाद आता है जी सी लैंग्वेज को सेव करना। सेव करने के लिए एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है आपको। ये मैंने प्रोग्राम बनाया, फाइल पे गया, मैं सेव एज पे गया और यहाँ पे ऑलरेडी किसी के नाम से प्रोग्राम से, लेकिन यहाँ पे मुझे चूंकि सी का प्रोग्राम है तो मैं ये लिखूँगा C.C की एक्सटेंशन सेलेक्ट की। उसके बाद इसका नाम रख दूंगा, मैं रखता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम एट। ठीक है, मैंने वैसे ही कोई भी नाम आप दे सकते हैं अपनी मर्जी का, मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, ये मेरा प्रोग्राम देखें जो ही मैंने नाम से सेव किया, यहाँ पे नाम ये इसका लिखा हुआ आ गया। तो ये पहला स्टेप है इसका, प्रोग्राम बनाकर सेव करना। ठीक हो गया, यहाँ पे आ गया हमारे पास। ठीक, तो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम इसने बताया वेब फाइल पे सेव पे क्लिक करें। शॉर्टकट की इसकी होती है F2, ये F2 शॉर्टकट की। ये शॉर्ट क्वेश्चन MCQs बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन नहीं। जब और यहाँ पे ये बता रहा है कि सी लैंग्वेज में .C से अपने प्रोग्राम सेव करना है। अगर ये प्रोग्राम C++ का होता तो एक्सटेंशन क्या देनी पड़ती, .CPP, लेकिन हम C सीख रहे हैं तो .C हमने प्रोग्राम के साथ सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इस प्रोग्राम को कंपाइल करना। अब प्रोग्राम का कंपाइल करते हुए इसने दो डेफिनेशन साथ दे दी हैं, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। अच्छा जनाब, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, ये देखें जी कंपाइल के टूल्स यहाँ पे बने हुए हैं। जो ही मैं किसी टूल पे लेके जाता हूँ वो फौरी बता देता है कंपाइल की ऑप्शन ये है, ये रन की ऑप्शन है। अच्छा, इकट्ठा कंपाइल और रन करें F11, लेकिन मैं चूँकि पहले कंपाइल करना चाहता हूँ तो कंपाइल करते दौरान क्या होता है आपको ये सब पता चल जाएगा अभी। ठीक है, मैं अभी थोड़ा सा इसकी जो डाउन विंडो है इसको थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पे ये देखें मैं इसको कंपाइल किया। देखें जी कंपाइल हो रहा है प्रोग्राम आपका। शुरू में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब एक दफ़ा प्रोग्राम बना लेते हैं फिर लेस टाइम। देखें जी कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं आई है, तो मेरा प्रोग्राम इसका मतलब है कोई एरर नहीं है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एरर होता है इस प्रोग्राम में, तो ये देखें ये मैंने सिंटेक्स स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया और इसको कंपाइल कर दिया, तो देखें एरर आ गया, इसने इसको रेड कर दिया और इससे नेक्स्ट लाइन को इसने रेड कर दिया। अब मैं इसके अंदर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा के फिर कंपाइल करता हूँ। देखें जी अब ये इसके तो इसने टाइम कम लगाया, 0.91 सेकंड लगाया, और दूसरा आप ये देखें कि कोई वार्निंग और कोई एरर नहीं आया। एरर और वार्निंग में फ़र्क ये होता है, एरर आए प्रोग्राम रुक जाता है, वार्निंग पे प्रोग्राम नहीं रुकता आपका। ठीक हो जाए। अच्छा उसके बाद आगे जाते हैं लिंकिंग। सोर्स कोड क्या होता है, ये जो हमने लिखा है ना ये वाला, ये सोर्स कोड है। ठीक है, ये सारे का सारा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स ये सोर्स कोड है। जब मैंने कंपाइल किया तो इसने इसकी एक ऑब्जेक्ट कोड भी, इसका एक ऑब्जेक्ट कोड भी प्रोड्यूस किया। अच्छा ऑब्जेक्ट कोड कहाँ पड़ा होगा, जहाँ पे हमने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम सेव करते हैं ले जाके सी प्रोग्राम्स के नाम से एक फोल्डर बना होगा। यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ। ऑलमोस्ट सी प्रोग्राम्स के नाम से ये फोल्डर है। यहाँ पे बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर बने पड़े हैं हमारे पास, जो कुछ स्टूडेंट्स ने बनाए थे। तो यहाँ पे जाएंगे तो अब यहाँ देख सकते हैं कि वो सोर्स कोड भी पड़ा हुआ, फर्स्ट प्रोग्राम ये वाला। अच्छा ये सोर्स कोड पड़ा हुआ है जो मेरा बनाया हुआ है, और ये उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोड है, इसको आप कॉपी करके कहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कोड ऐसे बन जाता है। देखिए इसके साथ .o लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम आपका उसका ऑब्जेक्ट कोड बन गया। ठीक है, क्लियर है जी। अच्छा उसके बाद हम जाते हैं आगे, सोर्स कोड भी पता चल गया, ऑब्जेक्ट कोड भी हो गया। लिंकिंग के प्रोग्राम, प्रोग्राम लिंक का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम में कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो कंपाइल टाइम के साथ उसके साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि ये वो ऊपर लिखा है मैंने stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये कब जुड़ती है कंपाइल टाइम पे। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल ये कब जुड़ती है, ये भी कंपाइल टाइम पे जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे वॉइड है, यहाँ पे इस ब्रैकेट को भी खाली छोड़ते हैं हम, लेकिन इसके अंदर वॉइड लिखने एहतियातन, आगे जाके मैं अगले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे इसका मतलब है कि
अच्छा, इसमें हर एक चीज़ का एक मतलब है। वो क्या मतलब है, अब मैं इसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन। लिंकिंग का मतलब मैंने अभी आपको बता दिया। लिंकिंग कौन करता है, यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लिंकिंग इज द प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज लिंक टू मेनी अदर लाइब्रेरी फाइल। लिंकर का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंपाइलर के साथ ही मौजूद होता है। ये इसके साथ बाकी लाइब्रेरी फाइल, हेडर फाइल को जोड़ता है। और ये जो प्रोसेस है लिंकिंग का, उसको लिंकर करता है, और जो प्रोसेस है उसको लिंकिंग कहते हैं। ये दो डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये वाला लिंकिंग, लिंकिंग एक वर्ब है और लिंकर एक नाउन है। लिंकर एक नाउन है। और लेट्स सपोज यहाँ पे हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट की शॉर्टकट की है कंट्रोल F9, ठीक है जी। अब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने लगा हूँ, उसकी शॉर्टकट की है जो कंट्रोल F9 है। यहाँ पे ये देखें, रन करने की शॉर्टकट की है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है जी। दिस इज सी प्रोग्रामिंग, क्या आ गया, दिस इज सी प्रोग्रामिंग। तो इसकी आउटपुट आ गई हमारे पास, ठीक है रे बात। सो ये प्रोग्राम की मेरे पास आउटपुट आ गई। इस तरह से हम इसको रन भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर पास आ गए सेटिंग आउटपुट डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज, और उसके बाद लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, आउटपुट डायरेक्टरीज, सोर्स डायरेक्टरीज। ये डायरेक्टरीज हैं। ज़्यादातर हमारे पास इनका ज़्यादा उतना काम नहीं होता। जो आउटपुट डायरेक्टरी होती है इसको सेट करना होता है। आउटपुट डायरेक्टरी कैसे सेट करते हैं, ये आउटपुट डायरेक्टरी का मतलब होता है कि आपका जो सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट कोड बन के कहाँ पे जाएगा, वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट पहले किया हुआ है। तो आप डायरेक्टरीज के ऑप्शंस में से जाके जो इसकी जो चेंज ऑप्शन कर सकते। सो हमने ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। दैट इज़ रिक्वायर्ड सेटिंग। डायरेक्टरी इसमें फोल्डर को कहा जाता है। तो आउटपुट फोल्डर में हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया, जब भी हम सेव करते हैं तो उसकी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाती है। तो ये इसकी आउटपुट डायरेक्टरी, आउटपुट सी प्रोग्राम से हमने लेदर से बनाई हुई है। उसके बाद बाकी इसको, ये आपके पास पूरा जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है यू एंटर द प्रोग्राम, पहले प्रोग्राम एंटर करना है, सोर्स कोड बन जाएगा। सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे, एरर्स आ जाएंगे, एरर जब तक होते रहेंगे तो वो कंपाइलेशन का प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने इसको मिटा के इसको ये नहीं मिटाया था, सिंटेक्स एरर खुद ही प्रोड्यूस किया था, तो प्रोग्राम मेरे पास कंपाइल नहीं हुआ था। फिर जो न्यू ऑब्जेक्ट फाइल बनेगी उसके बाद लाइब्रेरी फाइल भी शामिल हो जाएंगी और मेरे पास एक एक्जी फाइल बन जाएगी। और एक्जी फाइल इज़ रेडी टू रन, जब उसको रन करते हैं तो वो आउटपुट आ जाती है सामने, ठीक है जी। उसको हम रन कर लेंगे, देखिए ये रन किया तो आउटपुट आ गया, ठीक है। अब इसकी दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो ये मैंने बता दिया, ये एक्जी फाइल, तो एक्जी फाइल भी उधर ही पड़ी हुई है जहाँ पे हमारी आउटपुट फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। अभी हमने देखा भी था, यहाँ पे हमारे पास एक्जी फाइल भी पड़ी हुई है, ये वाली, ठीक है। अब ये हमारे पास डायरेक्ट सी लैंग्वेज के सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी, जो कि ऑलरेडी ओपन हुई है, तो उसको ओपन होने की क्या ज़रूरत है। वो मैं कहता जी किस सॉफ्टवेयर से ओपन होना, तो वो ऑलरेडी ओपन हुई है। इसको हम स्केप प्रेस करेंगे या हाँ तो ये हट जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आ जाता हूँ इसमें दोबारा स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। सी लैंग्वेज में दो किस्म की प्रोग्रामिंग होती है, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब है प्रोग्राम सारा कोड एक ही कोड इस दो ब्रैकेट्स के अंदर कर दो तो अनस्ट्रक्चर्ड है। हर कोड के छोटे छोटे हिस्से बनाने को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग कहते हैं। हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में लिखा है इसने हैश इंक्लूड वर्ड में, इसका जो आउटपुट भी दिखाई हुई है इसने, इनको मुख्तलिफ हिस्सों को बयान करता है। लेकिन मैंने एक अलहदा से प्रोग्राम लिखा हुआ है, इसको एक्सप्लेन है वही बात है, मैंने दिस इज प्रोग्रामिंग के आउटपुट दिया उसने कुछ और। ये जो शुरू में आ रहे हैं ना, इन दोनों को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। जो इसने यहाँ पे बताया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है। प्री प्रोसेसर के डायरेक्टिव में वो कहते हैं शुरू में हैश का निशान आता है और इसके साथ इंक्लूड का कीवर्ड होता है। इससे क्या होता है कि जो ही प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है तो उसके दौरान ये वाली जो इसके आगे जितनी भी फाइलें दी होती हैं ये हेडर फाइलें हैं, कैसे .h लिखा हुआ है, तो ये फाइलें इस आपके कोड के साथ शामिल हो जाती हैं। तो इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करो। क्या शामिल करो, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन इधर इसकी तरफ अगर देखा जाए तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये कौन है, कंसोल इनपुट आउटपुट। अब कहेंगे सर इनका होना क्यों ज़रूरी है, अगर इसको शामिल नहीं करेंगे तो प्रिंटफ काम नहीं करेगा। करके देख लें, इसको आप हटा देंगे तो अगर इसको रिमूव कर दें हम तो आपका प्रिंटफ काम नहीं करेगा। इसको हम कमेंट बना के देखते हैं, ठीक है। इसके शुरू में अगर आप इस तरह के साइन लगा दें तो ये कमेंट्स बन जाएंगे, ठीक है, कमेंट्स बन गए। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, लेट्स सी कंपाइल होता है ये नहीं हुआ कंपाइल। व्हाट इज इट सेइंग, ये ज़ाहिर मैन के अंदर बिल्ट इन फंक्शन जो प्रिंट है उसको पहचान नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि इसके अंदर
अब इसको कंपाइल करूँगा, देखें इसने पहचान लिया। सो इसके अंदर प्रिंटफ पड़ा हुआ है। अब कंसोल इनपुट आउटपुट, इसको अगर मैं मिटा देता हूँ, इससे क्या होगा देखिएगा, ये भी हेडर फाइल होना ज़रूरी है। इसके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमने अपने मेन फंक्शन में इस्तेमाल किए हैं। अब इसकी मदद, इसकी वजह से एरर नहीं आया, क्योंकि ये चीज़ ऑप्शनल होती है। गेट सी एच इसमें भी मौजूद है stdio में, तो इसका मतलब इसको हम स्किप कर भी दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बेहतर ये होता है तो आप इसको शामिल रखें। कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें ये मसला क्रिएट कर लेता है, ठीक है। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की एक ख़ास बात है, इसमें कंट्रोल जी वर्ड की जितनी शॉर्टकट कीज़ है ना, वो थोड़ी बहुत इस्तेमाल भी हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी ना प्री प्रोसेसर डायरेक्टर के, मैंने बता दिया। प्री का मतलब पहले प्रोसेसर वो सॉफ्टवेयर जो कंपाइलर में इस्तेमाल करें, डायरेक्टिव उसको दी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस। तो सी लैंग्वेज के जो प्रोसेसर है, ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको दी जाने वाली शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। आगे जाते हैं बुक के अंदर, आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे तो कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, व्हाट इज़ मैथ डॉट एच। अच्छा, कुछ हेडर फाइल्स रहती हैं जिसे मैथ्स यानी कि हैश इंक्लूड करके stdio तो मैंने पहले शामिल करवाया हुआ है, लेकिन आप जब अगर मैथमेटिक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो मैथ डॉट एच शामिल करेंगे। ये आपके पास डिफाइन कांस्टेंट मैक्रो, ये मैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कांस्टेंट मैक्रो क्या होता है, क्योंकि इसका लिंक चैप्टर नंबर 9 से बनता है। तो उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं इससे रिलेटेड, वहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फंक्शन मैन क्या होता है जी, ये फंक्शन मैन है, ये वाला, ये यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। आपके जो सी लैंग्वेज का स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, और ये इस ब्रैकेट्स के दरमियान में इसको कहते हैं बॉडी ऑफ मैन फंक्शन, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड हो जाती है। ये स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट है, ठीक हो गया। उसके बाद आगे जाते हैं मैन फंक्शन की डेफिनेशन। इसको डेफिनेशंस का मतलब क्या होता है, मैन फंक्शन के जो हिस्सों के नाम है उनको मैन फंक्शन डेफिनेशन कहा जाता है। तो वॉइड मैन वॉइड, मैन फंक्शन के शुरू में ये दो वॉइड इसलिए लिखे जाते हैं। पहले वर्ड का मतलब है कि मैन फंक्शन इज स्टार्टिंग पॉइंट, इट विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यू टू एनी अदर फंक्शन, इट कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम एनी अदर फंक्शन। इस वर्ड का मतलब है नथिंग कैन बी पास्ड, नो वैल्यू कैन बी पास टू मैन फंक्शन। हम मैन फंक्शन को कोई वैल्यू पास नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आ गई। डेलीमीटर्स क्या होते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग ब्रैकेट्स को लैंग्वेज में कहते हैं डेलीमीटर्स। ये दो डेलीमीटर्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगले नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सी लैंग्वेज में हर लाइन के एंड के ऊपर एक आपको निशान लगा, जिसको हम सेमी कॉलन इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं। लेकिन कई जगह ऐसी आएगी जिसमें इस्तेमाल नहीं भी होता, तो ये इसका सिंटेक्स है, हर लाइन के एंड पे लगाना ज़रूरी है, अगर नहीं करेंगे सिंटेक्स एरर आ जाएगा। प्रिंटफ फंक्शन के लिए आउटपुट दिखाने के काम आता है, जैसे कि इसने यहाँ पे हमें आउटपुट भी दिखाई। उसके बाद नेक्स्ट आगे जाते हैं, एरर्स की कितनी टाइप्स हैं, सिंटेक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। सिंटेक्स एरर तो वो होते हैं जैसे कि मैंने इसको मिटा दिया, सिंटेक्स एरर आ गया। और इसी तरह से रन टाइम एरर क्या होगा, डिवाइडिंग बाई जीरो इज कॉल्ड रन टाइम एरर। वो मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। लेट्स सपोज मैं दो इंटीजर लेता हूँ। अभी इंटीजर क्या है, इनको मैं अगले चैप्टर में फिर समझाऊंगा, फिलहाल आप थोड़ा सा अपना इधर देखें कि मैं कुछ और चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। लाइक मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 5/0, ठीक है जी। अब देखें ये प्रोग्राम के साथ करता क्या है, और यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और उस सूरत में मुझे b की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, उसको मैं कैंसिल भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एफ, इसको प्रिंट करवाता हूँ, क्या है जी, अच्छा हाँ प्रिंट एफ, और उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर, और मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ कॉमा करके। इसके आगे आ जाता है एक्स में भी वैल्यू स्टोर है, और ये आएगी %d, ठीक है। अब देखें कि ये इसके साथ करता क्या है। ये देखें जी, ये आपका रन टाइम एरर आ गया। तो रन टाइम एरर डिवाइडिंग एनी नंबर बाय ज़ीरो, अगर इसको मैं डिवाइड नहीं करूँगा किसी ज़ीरो से के अलावा किसी और से नंबर या डिवाइड नहीं भी करूँ, तो ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट ही चल जाएगा। तो ये रन टाइम एरर रन टाइम पे एरर प्रोड्यूस कर देता है। दूसरा होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर ऐसे होते हैं जैसे कि कहीं पे प्लस यूज़ करना था, हमने माइनस यूज़ कर लिया। मैंने लेट्स सपोज मुझे कहा गया था कि 5 में आप ना 100 प्लस करें, तो मैंने 5 में 100 प्लस कर दिया। 5 में 100 प्लस करने का कहा था, लेकिन मैंने उससे गलती से माइनस लिख दिया। मैं समझ रहा हूँ कि माइनस लिखना था, लेट्स सपोज। अब जब इसको मैं चलाऊँगा तो देखें जी, इसकी जो आउटपुट आ रही है वो आ रही है -95। क्यों आउटपुट -95 आ रही है, मैंने माइनस साइन लगाया। लेकिन इसी को लॉजिकल एरर कहते हैं, कि वो लॉजिक जो हमने यूज़ की है असल में वो गलत हो, असल में वो रॉन्ग हो, लेकिन हम समझते हैं वो ठीक है, ऐसा लॉजिकल एरर।
तो ऐसे एरर्स को फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है, जैसे हम खुद समझते हो कि ये ठीक है। ठीक है जी। अब इसको अगर मैं प्लस था तो प्लस ही लगाना पड़ेगा। अब आप कहें सर जी इसको ढूंढना मुश्किल क्यों है? क्योंकि जब आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस कोड लिखा होगा या हंड्रेड्स में भी चले जाएं और कहीं पे प्लस माइनस एक साइन आपने गलत किया हुआ है, तो उस सूरत में आपके लिए बहुत इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे कि इसको ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। डिटेल से क्वेश्चन देखने पड़ेंगे जहाँ पे लॉजिक्स अगर थोड़ी बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इस्तेमाल की फिर तो और इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है जी, ये लॉजिकल एरर भी एंड हो गए। उसके बाद हम आते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हमारे पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो दो किस्म की हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लोअर लेवल लैंग्वेज को सीखना बहुत मुश्किल है। इसकी एग्जांपल्स में आती हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है आपके पास ये जीरोस और वंस की, ये बाइनरी लैंग्वेज भी कहलाती है, ये शुरू के कंप्यूटर जो आए थे उनकी लैंग्वेज कहलाती है। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज है जो जीरोस एंड वंस की लैंग्वेज ही है, लेकिन ये थोड़ी सी बहुत असेंबली लैंग्वेज से, मशीन लैंग्वेज से आसान है। असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है इसको निमोनिक्स कहते हैं, और मशीन लैंग्वेज के अंदर जो कोड लिखा जाता था उसको कहते थे ऑप कोड्स। ठीक है, ये दोनों लैंग्वेजेस बहुत मुश्किल हैं और ये लो लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। उनको सीखना मुश्किल है, उनके अंदर प्रोग्राम लिखना मुश्किल है, उनको डिकोड करना मुश्किल है। हाई लेवल लैंग्वेज को लिखना आसान है, उनको समझना आसान है, उनका प्रोग्रामिंग आसान है। मिसाल सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। पाइथन, आजकल PHP भी यूज़ हो रही है, सो मैनी लैंग्वेजेस। यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ है जिसमें इसने हर लैंग्वेज का मकसद बताया है, क्यों बनाई गई थी। अच्छा ये देखें यहाँ पे, फोर्ट्रॉन इज़ वेरी पावरफुल मैथमेटिकल, फोर्ट्रॉन के अंदर मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। कोबोल लैंग्वेज बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए बनी, C++ जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए बनी, जावा जो है नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए बनी। एंड और ये तो इनके कॉमन ऐसे फीचर्स आ गए जो कि अपने अपने हैं, लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं, कुछ ऐसे करेक्टर्स हैं हर लैंग्वेज के अंदर पाए जाते हैं। फर्स्ट कर लें, दीज आर इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस, तो इंसानों के लिए इनको समझना आसान है। दूसरा पॉइंट इसका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, 3 लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स, लैंग्वेजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, जो मैंने आपको सबसे पहले करवा दी है। अच्छा यहाँ पे आते हैं जी, लैंग्वेज प्रोग्रामर कंसिडर, प्रोग्रामर को बजाय इसके कि मशीन को समझे पहले और फिर प्रोग्राम लिखे, वो पूरी अपनी तवज्जो लैंग्वेज प्रोग्राम पे देता है। वेल डिफाइंड, हर प्रोग्राम को लिखने का ख़ास तरीका होता है। जैसे इसमें सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखने का खास तरीका है कि आपने इधर ये लाइन लिखनी है, इधर फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहाँ लगाना है, ये एवरीथिंग इज़ प्री डिफाइंड। और एक और बात, सी लैंग्वेज के अंदर आपने देखो मैं कोई चीज़ कैपिटल नहीं लिख रहा, आपने भी नहीं लिखनी। पी अक्सर बच्चे कैपिटल लिख देते हैं, परेशान हुए फिरते हैं कि क्या हो गया। हाँ, इस इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन इन्वर्टेड कॉमर्स के बाहर नहीं। सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसमें अगर आप कोई चीज़ स्मॉल कैपिटल लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। मैं आपको इसकी एग्जांपल भी दे देता हूँ। जैसे कि पी लिखा मैंने, उसको मैं जब कंपाइल करता हूँ देखें एरर आ गया, नहीं हो रहा। उसको पी को जब मैं जो स्मॉल करूँगा तो वो ठीक लिखना शुरू कर देगा। ये देखें मैं कंपाइल किया, बिल्कुल ठीक हो गया, कोड नो जीरो एरर्स एंड 0 वार्निंग। ये हो गई जी। आगे उसके बाद आते हैं वेल डिफाइंड, ये भी हो गया। डू नॉट रिक्वायर डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी अभी देखें आप में से कोई बच्चा भी थोड़ा बहुत सिंटेक्स सीख ले तो ये प्रोग्राम आसानी से लिख सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि उसको पहले बैठ के आर्किटेक्चर समझना पड़ेगा। अब तमाम लैंग्वेजेस ऐसी ही आ रही हैं। उसके बाद आता है जी हाई लेवल मशीन इंडिपेंडेंस, यानी आपको सी लैंग्वेज में बनाए हुए सॉफ्टवेयर हर मशीन पे चल जाते हैं। क्लियर हो गया जी। उसके बाद MCQs है, फटाफट देख लेते हैं। सी इज़ ए हाई लेवल लैंग्वेज, पक्की बात है, सी हाई लेवल। टर्बो C++ दोनों प्रोग्राम चला सकती है, सी भी और C++ भी। डीबग का मतलब क्या होता है? एरर को ढूंढ के रिमूव करना डीबग कहलाता है। सी वॉज डिजाइंड टू राइट सी प्रोग्राम, सी किस लिए बनाई गई थी? शुरू में बताया था मैंने, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कमांड्स होती हैं किसके लिए? सी प्री प्रोसेसर के लिए होती हैं। एक्सप्रेशन इन डिफाइंड डायरेक्टिव कैन नॉट बी रीड, कैन नॉट बी चेंज्ड, नहीं उसको चेंज कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर ट्रांसलेटर टू एग्जीक्यूट, किस लैंग्वेज को ट्रांसलेटर नहीं चाहते? मशीन लैंग्वेज को। क्यों नहीं चाहिए होता? क्योंकि मशीन लैंग्वेज जो है कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। .exe फाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लिंकर, लिंकर जब फाइलों को लिंक करता है तो वो exe फाइल प्रोड्यूस होती है। विच फॉलोइंग इज यूज टू सेव फाइल, F2 इज यूज टू सेव C11। void occupied हाउ मेनी बाइट्स इन मेमोरी, void occupied 0 बाइट्स इन मेमोरी। ठीक है जी।